चैप्टर 1 एवरीथिंग आई थॉट वाज रॉन्ग। स्वास्थ्य समस्याओं के पीछे का रहस्य। लिंडा बताती हैं कि अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश है और स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा खर्च करता है। फिर भी वहां के लोगों की ओवरऑल हेल्थ दूसरे अमीर देशों से खराब है। अमेरिका में शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट सबसे ज्यादा है और दूसरे अमीर देशों की तुलना में जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे कम है। खासकर गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर मटर्नल मोर्टालिटी रेट 1990 के दशक से बढ़ी है और ज्यादातर मौतें टाली जा सकती थीं। लिंडा के अनुसार इन खराब स्वास्थ्य परिणामों का कारण कोई मिस्ट्री नहीं है, बल्कि ये असमानता यानी इनइक्वालिटी और भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से है। ब्लैक अमेरिकन्स की स्वास्थ्य स्थिति कई मामलों में गरीब देशों के लोगों जैसी है। जीवन के हर पड़ाव पर ब्लैक लोगों की सेहत वाइट लोगों से खराब होती है और उन्हें वाइट लोगों की तुलना में कम उम्र में ही ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो आमतौर पर बूढ़े लोगों में होती हैं, जैसे मधुमेह यानी डायबिटीज, स्ट्रोक और हृदय रोग। लिंडा इस स्थिति को लिव सिकर एंड डाई क्विकर बताती है। गरीबी या नस्लवाद। शुरू में लिंडा को लगता था कि यह समस्या सिर्फ गरीबी की वजह से है। वो मानती थी कि अगर ब्लैक लोगों को अच्छी शिक्षा, नौकरी और स्वास्थ्य सेवाएं मिलें तो उनकी स्वास्थ्य समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि गरीबी पूरी कहानी नहीं है। वो बताती हैं कि जिन ब्लैक अमेरिकन्स की आय यानी इनकम और शिक्षा एजुकेशन अच्छी है, उन्हें भी स्वास्थ्य के मामले में नुकसान होता है। एक चौंकाने वाला उदाहरण देती हैं। कॉलेज एजुकेटेड ब्लैक मदर्स की मौत या उनके बच्चे को खोने की संभावना उन वाइट मदर से ज्यादा है जिन्होंने हाई स्कूल भी पास नहीं किया है। लिंडा का मानना है कि ब्लैक लोगों की खराब सेहत का कारण उनकी नस्ल नहीं है, ना ही उनके पास पैसे या शिक्षा की कमी है, बल्कि इसका असली कारण है नस्लवाद यानी रेसिज्म। सदियों से भेदभाव और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में गहरे तक फैले नस्लीय पूर्वाग्रह का असर ब्लैक लोगों के शरीर पर पड़ता है और ये असर सिर्फ पैसे या शिक्षा से खत्म नहीं होता। एक बदलती सोच। लिंडा अपनी पत्रकारिता के शुरुआती दिनों में नस्लीय स्वास्थ्य असमानताओं को ठीक करने के लिए सेल्फ हेल्प अप्रोचेस पर जोर देती थीं। वो एसेंस मैगजीन की हेल्थ एडिटर थीं और मानती थीं कि अगर ब्लैक लोगों को सही जानकारी मिले तो वे खुद को बेहतर बना सकते हैं। 1985 की हेकलर रिपोर्ट ने उनकी इस सोच को और मजबूत किया। इस रिपोर्ट में ब्लैक लोगों में होने वाली अतिरिक्त मौतों के बारे में बताया गया था, लेकिन इसमें नस्लवाद का जिक्र नहीं था। इसके बजाय रिपोर्ट ने ब्लैक लोगों को शिक्षा और पर्सनल बिहेवियर में सुधार करने की सलाह दी। लेकिन लिंडा की सोच में बदलाव तब आया जब उनकी मुलाकात डॉक्टर हैरोल्ड फ्रीमैन से हुई। डॉक्टर फ्रीमैन ने उन्हें समझाया कि नस्ल को गरीबी का और गरीबी को नस्ल का विकल्प मानना गलत है। उन्होंने लिंडा को एक वेल ड्रेस्ड प्रोफेशनल ब्लैक वुमेन पेशेंट के बारे में बताया जिसे ब्रेस्ट कैंसर था। उस महिला के पास हेल्थ इंश्योरेंस था और वो एक बेहतरीन डॉक्टर के पास इलाज करा रही थी। फिर भी वो इलाज कराने में देरी कर रही थी क्योंकि उसे अपने बेटे की चिंता थी कि अगर वो मर गई तो उसकी देखभाल कौन करेगा। इस घटना ने लिंडा को सिखाया कि ब्लैक कम्युनिटी की स्वास्थ्य समस्याएं गरीबी से कहीं ज्यादा जटिल हैं। द रेल्फ सिस्टर्स की दर्द भरी कहानी। ये कहानी 1973 की है, मॉन्टगोमरी अलाबामा में, जहां मिन्नी ली रेल्फ 14 और उनकी छोटी बहन मेरी एलिस 12 रहती थीं। ये दोनों बहनें गरीब थीं और सरकार से वेलफेयर बेनिफिट्स लेती थीं। एक दिन सरकारी फंडेड क्लिनिक के डॉक्टर और नर्सेज उन्हें एक हॉस्पिटल ले गए। उनकी मां ने, जो पढ़ी लिखी नहीं थी, एक फॉर्म पर एक्स का निशान लगा दिया क्योंकि उन्हें लगा कि ये सिर्फ शॉट्स यानी इंजेक्शन के लिए है। लेकिन डॉक्टर्स ने उनकी मर्जी के खिलाफ उन दोनों को स्टेरिलाइज कर दिया। इससे उन बहनों की फर्टिलिटी हमेशा के लिए खत्म हो गई। ये घटना रेल्फ वर्सेस वाइनबर्गर लॉसूट का कारण बनी, जिससे खुलासा हुआ कि दशकों से 1 लाख से 1,50,000 गरीब, ज्यादातर ब्लैक महिलाओं को अमेरिकी सरकार के प्रोग्राम्स के तहत स्टेरिलाइज किया गया था। इस केस के बाद डॉक्टर्स के लिए स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर्स के लिए इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना जरूरी हो गया। ये कोई अकेली घटना नहीं थी। स्लेवरी से जुड़ी मेडिकल ब्रुटैलिटी। ये चैप्टर स्लेवरी के समय से चली आ रही ब्लैक बॉडी के साथ की गई मेडिकल क्रूरता यानी ब्रुटैलिटी का जिक्र करता है। डॉक्टर जे मेरियन सिम्स, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न गायनाकोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने 1845 से 1849 के बीच एलाबामा में एनस्लेव्ड ब्लैक वुमेन पर बिना एनेस्थीसिया के दर्दनाक सर्जरीज की।
उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि इन महिलाओं को बेहद दर्द होता था। टस्कीगी सिफिलिस स्टडी 1932 से 1972 तक यूएस पब्लिक हेल्थ सर्विस ने 600 गरीब ब्लैक मैन पर यह स्टडी की। उन्हें बताया गया कि उन्हें बैड ब्लड का इलाज दिया जाएगा, जबकि उन्हें कभी इलाज नहीं दिया गया, भले ही 1943 में पेनिसिलिन उपलब्ध हो गया था। इसका मकसद ये देखना था कि सिफिलिस का अनट्रीटेड यानी बिना इलाज प्रोग्रेशन ब्लैक लोगों में कैसे होता है। हेनरिएटा लैक्स 1951 में एक गरीब ब्लैक टोबैको फार्मर हेनरिएटा लैक्स के सर्विकल कैंसर सेल्स को बिना उनकी जानकारी या कंसेंट के जॉन्स हॉपकिंस हॉस्पिटल ने ले लिया। ये सेल्स इतने रेजिलिएंट थे कि इन्हें इमॉर्टल कहा गया। इन सेल्स यानी हीला सेल्स ने मेडिकल साइंस में क्रांति ला दी, लेकिन लैक्स का परिवार सालों तक इस कमर्शियल सक्सेस से बेखबर और गरीबी में रहा। इन घटनाओं से ये झूठ फैला कि ब्लैक लोगों का शरीर वाइट लोगों से बायोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली अलग है और वे दर्द को ज्यादा सह सकते हैं। टॉमस जेफरसन जैसे लोगों ने भी इन मिथकों को बढ़ावा दिया। आज भी मौजूद है ये झूठ। ये भयानक इतिहास आज भी अमेरिकन मेडिसिन में मौजूद है। पेन टॉलरेंस आज भी कई स्टडीज दिखाती हैं कि ब्लैक लोगों को वाइट लोगों की तुलना में दर्द के लिए कम एवैल्यूएशन और कम रिलीफ मिलता है। 2016 की एक सर्वे में पाया गया कि आधे से ज़्यादा वाइट मेडिकल स्टूडेंट्स और रेजिडेंट्स ये मानते थे कि ब्लैक लोगों की नर्व एंडिंग्स कम सेंसिटिव होती हैं या उनकी स्किन ज़्यादा मोटी होती है। लंग कैपेसिटी डॉक्टर जे मेरियन सिम्स के समकालीन यानी कंटेम्प्रेरी डॉक्टर सैमुअल कार्टराइट ने यह झूठा दावा किया था कि ब्लैक लोगों के लंग्स वाइट लोगों से 20% कम कैपेसिटी वाले होते हैं। आज भी कई स्पायरोमीटर्स यानी लंग फंक्शन मापने की मशीन के सॉफ्टवेयर में ये रेसिस्ट रेस करेक्शन होता है। ये चैप्टर लिंडा विलारोसा की 2018 की एक आर्टिकल वाई अमेरिकाज ब्लैक मदर्स एंड बेबीज आर इन अ लाइफ और डेथ क्राइसिस से शुरू होता है। लिंडा बताती हैं कि कैसे एक सॉकर गेम के दौरान एक वकील दोस्त ने उन्हें बताया कि अमेरिका में गर्भावस्था से जुड़ी मौतें यानी मैटरनल डेथ्स बढ़ रही हैं और ये समस्या ब्लैक विमेन में सबसे ज़्यादा है। उनके दोस्त ने यह भी बताया कि एक एडवांस डिग्री वाली ब्लैक महिला की मौत की संभावना एक 8th ग्रेड एजुकेटेड वाइट महिला से ज़्यादा है। इस बात ने लिंडा का ध्यान खींचा क्योंकि वो खुद एक पढ़ी लिखी ब्लैक महिला है। इस कहानी में 2 महिलाओं की मेडिकल जर्नी है। सिमोन लैंड्रम एक 23 ईयर ओल्ड ब्लैक विमेन जो न्यू ऑरलेंस में रहती है, वो अपनी पहली बेटी हार्मनी को खो चुकी थी और खुद भी लगभग मर गई थी। अब वो दूसरे बच्चे की उम्मीद में थी लेकिन डरी हुई थी। लिंडा ने सिमोन की कहानी को करीब से जानने के लिए एक डोला के साथ उसके पास गईं। सिमोन ने लिंडा को बताया कि हार्मनी के जन्म से पहले उसे हेडेक्स और शरीर पर सूजन जैसी प्री एक्लैम्सिया की साइंस थीं, लेकिन उसके डॉक्टर ने उसकी चिंताओं को खारिज कर दिया। बाद में जब उसकी हालत खराब हुई और उसका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया, तब उसे पता चला कि बच्चे की मौत हो चुकी थी और वो खुद भी ब्लड लॉस से लगभग मर गई थी। सेरेना विलियम्स दुनिया की सबसे फेमस ब्लैक एथलीट, वो भी अपने बच्चे के जन्म के बाद मौत के बहुत करीब पहुंच गई थी। उनका मेडिकल टीम उनकी पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी फेफड़ों में खून का थक्का जमना की हिस्ट्री और सिम्टम्स को बार बार नजरअंदाज करता रहा। इस घटना ने लिंडा को यकीन दिलाया कि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ गरीब ब्लैक महिलाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अमीर और फेमस ब्लैक महिलाओं को भी प्रभावित करता है। लिंडा का खुद का अनुभव और एक शॉकिंग खुलासा। जब लिंडा सिमोन के दूसरे बच्चे के जन्म के दौरान उसके साथ थीं, तो उन्होंने खुद ने अपनी आंखों से मेडिकल रेसिज्म देखा। वहां के वाइट डॉक्टर्स और नर्सेज ने सिमोन को नजरअंदाज किया, उसका पास्ट ट्रॉमा बार बार पूछा और उसे गलत एनेस्थेटिक डोज दिया। लिंडा ने महसूस किया कि ये सब उनके लिए बिजनेस एज यूजुअल था और उन्हें यह जानकर बहुत शौक लगा कि न्यू ऑरलेंस के एक हॉस्पिटल में सिमोन के मेडिकल टीम में एक भी पर्सन ऑफ कलर नहीं था। वैज्ञानिक सबूत और एक बड़ी बहस। लिंडा बताती हैं कि 1999 में द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक स्टडी छपी थी, जिससे पता चला कि डॉक्टर्स के फैसले में रेशियल बायस मौजूद होता है। इस स्टडी में पाया गया कि व्हाइट मैन की तुलना में ब्लैक वुमेन को कार्डियक कैथेटराइजेशन यानी हार्ट फंक्शन जांचने की प्रोसीजर के लिए रेफर किए जाने की संभावना कम थी। यह स्टडी बहुत कंट्रोवर्शियल थी क्योंकि उस समय मेडिकल प्रोफेशन में बायस की बात करना अनयूजुअल था। 2002 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की एक रिपोर्ट अनइक्वल ट्रीटमेंट 480 से ज़्यादा स्टडीज़ का एनालिसिस किया और पाया कि रेशियल बायस हर जगह है। इस रिपोर्ट से साबित हुआ कि ब्लैक और अदर पीपल ऑफ कलर को हृदय रोग, कैंसर और HIV एड्स के लिए ज़रूरी इलाज मिलने की संभावना कम थी। लिंडा का यह चैप्टर यह साबित करता है कि ब्लैक अमेरिकन्स की सेहत को खराब करने में गरीबी और शिक्षा की कमी से भी ज़्यादा एक डीपर इशू काम कर रहा है। एक ऐसी मेडिकल सिस्टम जहां का भेदभाव ब्लैक लोगों की जान लेता है, चाहे वो कितने भी अमीर या पढ़े लिखे क्यों ना हों। 2 पीढ़ियों का अनुभव।
एवरिल और हेदर। ये चैप्टर दो ब्लैक महिलाओं की कहानी से शुरू होता है। एवरिल फ्रांसिस, जो जमैका की एक इमिग्रेंट थी, और उनकी बेटी हेदर मिलर। एवरिल 1950 में जमैका में गरीबी में पली बढ़ी थीं, लेकिन अमेरिका आकर उन्होंने अपनी एक अच्छी जिंदगी बनाई। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को, इंजर और हेदर, को कैलिफोर्निया के एक अमीर वाइट नेबरहुड में पाला। एवरिल ने अपनी प्रेगनेंसीज के दौरान ज़्यादा प्रीनेटल अपॉइंटमेंट्स भी नहीं कराए, फिर भी उनकी दोनों बेटियां हेल्दी पैदा हुईं। लगभग 4 दशक बाद हेदर एक डॉक्टर बन गई थी और अपनी मां का अमेरिकन ड्रीम जी रही थी। वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूएससी मेडिकल स्कूल से पढ़ी थी। अपनी दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान हेदर ने सब कुछ सही किया, प्रॉपर प्रीनेटल केयर ली, हेल्दी खाना खाया और विटामिन्स भी लिए। लेकिन 38 वीक्स में उसे महसूस हुआ कि उसका बच्चा अंदर ठीक से ग्रो नहीं कर रहा है। उसे समय से पहले ही डिलीवरी करवानी पड़ी और उसकी बेटी नाया नॉर्मल बर्थ वेट से बहुत कम 5 पाउंड 12 ऑन्स की पैदा हुई। ये घटना चौंकाने वाली थी, क्योंकि हेदर के पास सब कुछ था जो एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी होता है: शिक्षा, पैसा और बेहतरीन मेडिकल केयर। फिर भी उसका अनुभव उसकी मां एवरिल से बिल्कुल अलग था। द वेदरिंग हाइपोथेसिस। ये चैप्टर शिकागो के न्यूनेटोलॉजिस्ट डॉक्टर रिचर्ड डेविड और डॉक्टर जेम्स कॉलिंस के रिसर्च पर केंद्रित है। उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि अमेरिका में ब्लैक बेबीज के इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर व्हाइट बेबीज से 2 गुने से ज़्यादा क्यों है। जेनेटिक थ्योरी को खारिज करना। डेविड और कॉलिंस ने पहले सोचा कि क्या इसका कारण कोई जेनेटिक डिफेक्ट है। उन्होंने अमेरिका में पैदा हुई ब्लैक विमेन, अफ्रीका से आई ब्लैक इमिग्रेंट विमेन और अमेरिका में पैदा हुई व्हाइट विमेन के बेबीज के बर्थ वेट्स की तुलना की। उन्होंने पाया कि अफ्रीकन इमिग्रेंट विमेन के बेबीज का बर्थ वेट व्हाइट विमेन के बेबीज जैसा था, जबकि अमेरिकन बॉर्न ब्लैक विमेन के बेबीज का वेट सबसे कम था। इस रिसर्च से यह साबित हुआ कि यह प्रॉब्लम जेनेटिक्स से जुड़ा नहीं है। डेविड और कॉलिंस ने अपने रिसर्च में पाया कि अमेरिकन बॉर्न ब्लैक विमेन के बेबीज का बर्थ वेट अफ्रीकन इमिग्रेंट विमेन के बेबीज से कम था। इसका मतलब है कि अमेरिकन सोसाइटी में ब्लैक फीमेल के रूप में बड़े होने का एक्सपीरियंस उनके चाइल्ड बेयरिंग हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इस निष्कर्ष ने यह सुझाव दिया कि रेसिज्म ही एक बड़ा कारण है जो ब्लैक महिलाओं के शरीर पर फिजिकल टोल डालता है। इस आइडिया को डॉक्टर आर्लीन जेरोनिमस ने वेदरिंग हाइपोथेसिस के रूप में आगे बढ़ाया। इस थ्योरी के अनुसार नस्लीयता के कारण होने वाले क्रॉनिक स्ट्रेस से शरीर पर वेयर एंड टेयर होता है, जिससे समय से पहले ही बुढ़ापा आता है और स्वास्थ्य खराब हो जाता है। ये स्ट्रेस ब्लैक महिलाओं की सेहत को खराब कर देता है, जिससे उनके शरीर में क्रॉनिक डिजीजेज होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी वजह से कई ब्लैक महिलाएं अपनी टीन ईयर्स में तो हेल्दी बेबीज को जन्म देती हैं, लेकिन 20s और 30s में उनका हेल्थ डिक्लाइन हो जाता है। ये कहानी डैनियल बाइली की है, जो वॉलनट कोव नॉर्थ कैरोलिना में पली बढ़ी। बचपन में उन्हें बिल्यूज लेक के पास खेलना और तैरना बहुत पसंद था। बड़े होकर उन्होंने उसी झील के पास एक घर खरीदा, क्योंकि उन्हें लगता था कि झील के पास रहना प्रॉस्पेरिटी की निशानी है। लेकिन डैनियल को नहीं पता था कि यह झील ड्यूक एनर्जी के बिल्यूज क्रीक स्टीम स्टेशन के पास बनी एक रिजर्वॉयर थी। इस प्लांट से निकला टॉक्सिक वेस्ट वाटर और कोल ऐश यानी कोयले की राख झील और उसके आसपास की जमीन को सालों से जहरीला बना रहा था। 2014 में जब प्लांट के एक पॉन्ड से कोल ऐश झील में फैल गया तो यह खतरा सबके सामने आया। डैनियल की दोस्त कैरोलाइन आर्मिगो, जो बचपन में उनके साथ पली बढ़ी थीं, जब घर के लोगों में कैंसर के कई मामले देखे तो उन्होंने इस पोल्यूशन के बारे में खोजबीन की। उन्हें पता चला कि बिल्यूज लेक के पास रहने वाले कई लोग कैंसर से जूझ रहे हैं, जिनमें डैनियल भी शामिल थीं, जिन्हें 35 साल की उम्र में ब्रेन कैंसर हो गया था। डैनियल को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस झील को वो इतना प्यार करती थी, वही उन्हें और उनके परिवार को नुकसान पहुंचा रही थी। जब उनके घर के पानी में रेडॉन मिला तो उन्हें यकीन हो गया और उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। शिकागो का उदाहरण और नस्लीय असमानता। लेखिका लिंडा विलारोसा भी अपने बचपन के शिकागो के साउथ साइड नेबरहुड में वापस जाती हैं। उन्हें वो इलाका पूरी तरह से बदला हुआ मिलता है। उनके बचपन का मोहल्ला अब खाली, गंदा और अबैंडन्ड हो चुका था। वो बताती हैं कि शिकागो में अमेरिका की सबसे ज़्यादा रेशियल डिस्पैरिटी इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी प्रत्याशा में नस्लीय असमानता है। स्ट्रीटविल के अमीर वाइट नेबरहुड में लोग 90 साल तक जीते हैं, जबकि एंगलवुड जैसे ब्लैक नेबरहुड में लोग सिर्फ 60 साल तक ही जी पाते हैं। इन्वायरमेंटल इनजस्टिस और रेडलाइनिंग। ये चैप्टर ये साबित करता है कि सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, जैसे कि हम जहाँ रहते हैं, काम करते हैं और पढ़ते हैं, उनका स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ता है।
ये हेल्थ इनइक्वालिटी ब्लैक कम्युनिटीज़ में ज़्यादा है। रेड लाइनिंग 1930 में अमेरिकी सरकार ने रेड लाइनिंग की प्रैक्टिस शुरू की थी, जिसमें कलर कोडेड मैप्स का इस्तेमाल कर मॉर्टगेज लेंडर्स को ब्लैक नेबरहुड्स में लोन देने से रोका जाता था। इसकी वजह से ब्लैक नेबरहुड्स में डिसइन्वेस्टमेंट हुआ और वे पिछड़ गए। आज भी इन रेड लाइन इलाकों में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और एस्थमा जैसी बीमारियां ज़्यादा हैं। इन्वायरमेंटल रेसिज्म। रॉबर्ट बुलार्ड, जिन्हें फादर ऑफ इन्वायरमेंटल जस्टिस कहा जाता है, ने 1970 में यह दिखाया कि टॉक्सिक लैंडफिल्स और पोल्यूटिंग फैसिलिटीज़ को जानबूझकर ब्लैक और गरीब समुदायों के पास बनाया जाता है। डैनियल की कहानी भी इसी इन्वायरमेंटल इनजस्टिस का एक हिस्सा है। हॉलीवुड की चमक के पीछे का अंधेरा। ये चैप्टर ऑड्री ब्रियान की कहानी से शुरू होता है, जो हॉलीवुड में एक सफल स्टाइलिस्ट हैं। बाहर से उनकी जिंदगी ग्लैमरस और कामयाब दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो गहरे इमोशनल पेन से जूझ रही थीं। 2015 में उनके भाई की डायबिटीज से मौत और अगले ही साल उनके एक दोस्त की हत्या ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। काम के दबाव, जिंदगी में आए दुखों और ब्लैक विमेन के बारे में बनी स्टीरियोटाइप्स जैसे कि लाउड और एंग्री होना ने उन्हें खुद को संभालने का मौका नहीं दिया। ऑड्री अपनी डिप्रेशन को वोडका पीकर और लगातार काम करके दबाती रहीं, जब तक कि एक दिन उन्होंने अपनी जान लेने का फैसला कर लिया। शुक्र है, आखिरी वक्त में उन्होंने सुसाइड हॉटलाइन पर कॉल किया और उन्हें मदद मिली। ये कहानी दिखाती है कि कैसे ब्लैक अमेरिकन्स और खासकर ब्लैक विमेन पर अपनी भावनाओं को दबाने का प्रेशर होता है। उन्हें समाज में स्ट्रांग समझा जाता है, लेकिन ये स्ट्रेंथ अक्सर उनके इमोशनल पेन को छुपा देती है। मेंटल हेल्थ का इतिहास और स्टीरियोटाइप्स। ब्लैक अमेरिकन्स के मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ के साथ भेदभाव का एक लंबा इतिहास है। हिस्टोरिकल स्टीरियोटाइप्स। 18वीं सदी में अमेरिकी साइकाइट्रिस्ट ने ब्लैक लोगों के दिमाग को वाइट लोगों से कमजोर बताया। प्रोटेस्ट साइकोसिस। 1960s में सिविल राइट्स मूवमेंट के दौरान स्किज़ोफ्रेनिया को प्रोटेस्ट साइकोसिस नाम दिया गया और इसे ब्लैक मैन में होने वाली एक हिंसक बीमारी बताया गया। इस स्टीरियोटाइप की वजह से आज भी ब्लैक मैन को व्हाइट मैन की तुलना में 4 टाइम्स ज्यादा स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोज किया जाता है। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। जोरा नील हर्स्टन ने अपने नॉवल देयर आइज वर वॉचिंग द गॉड में ब्लैक विमेन को द म्यूल ऑफ द वर्ल्ड कहा, जो नस्लवाद और सेक्सिज्म दोनों का बोझ उठाती हैं। इस सोच की वजह से ब्लैक महिलाओं का इमोशनल पेन अक्सर अनदेखा रह जाता है। ऑड्री ब्रियान की बुलीमिया को भी किसी ने सीरियस नहीं लिया, क्योंकि ये डिसऑर्डर हिस्टोरिकली वाइट विमेन से जुड़ा हुआ था। ये चैप्टर बताता है कि कैसे ब्लैक अमेरिकन्स की मेंटल हेल्थ समस्याओं को नज़रअंदाज करने के पीछे गहरा नस्लवाद और हिस्टोरिकल स्टीरियोटाइप्स काम करते हैं। इलाज में भी असमानता। जब ब्लैक लोग मेंटल हेल्थ के लिए मदद मांगते भी हैं, तो उन्हें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। स्टिग्मा। समाज में ये सोच है कि मानसिक संघर्ष कमजोरी की निशानी है। लैक ऑफ ट्रस्ट। ब्लैक अमेरिकन्स में मेडिकल सिस्टम पर अविश्वास की एक लंबी हिस्ट्री है। मिसडायग्नोसिस। ब्लैक मैन को ज्यादातर स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोज किया जाता है, जबकि उनके सिम्टम्स अक्सर बाइपोलर डिसऑर्डर या पीटीएसडी के होते हैं। क्रिमिनलाइजेशन। ब्लैक मैन में मेंटल इलनेस और ड्रग एडिक्शन का इलाज करने के बजाय उन्हें अक्सर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में धकेल दिया जाता है। व्हाइट लोगों के एडिक्शन को मेडिकल केयर की जरूरत समझा जाता है, जबकि ब्लैक लोगों के एडिक्शन को क्रिमिनल बिहेवियर के रूप में देखा जाता है। ये चैप्टर मार्क मैकमिलन की दर्दनाक कहानी के साथ खत्म होता है, एक ऐसे ब्लैक मैन की जो बाइपोलर डिसऑर्डर और एडिक्शन से जूझ रहा था। इलाज के बजाय वो पुलिस की क्रूरता का शिकार हो गया और उसे मार दिया गया। उसकी कहानी ये दिखाती है कि कैसे मेंटल इलनेस, रेस और लॉ एनफोर्समेंट का इंटरसेक्शन ब्लैक अमेरिकन्स के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। वेस्ट वर्जीनिया में एक अलग तरह की त्रासदी। ये चैप्टर वेस्ट वर्जीनिया की कहानी से शुरू होता है, जहां की 93% आबादी वाइट है। यहाँ की गरीबी और ओपियोइड क्राइसिस बहुत गंभीर है। लेखिका लिंडा विलारोजा बताती हैं कि भले ही ये एक वाइट मेजॉरिटी स्टेट है, फिर भी यहाँ के लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं ब्लैक कम्युनिटी से मिलती जुलती हैं। वेस्ट वर्जीनिया में अमेरिका के सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी रेट है। यहाँ के लोगों में ओबेसिटी, हार्ट डिजीज और ओपियोइड एडिक्शन बहुत आम है। लिंडा मॉर्गन टाउन के फ्रेंडशिप हाउस में जाती हैं, जो मेंटल हेल्थ और ड्रग एडिक्शन से जूझ रहे लोगों के लिए एक ड्रॉप इन सेंटर है। यहाँ उनकी मुलाकात एशली और जेसन जैसे लोगों से होती है, जो अपनी नौकरी, घर और परिवार खो चुके हैं। वो एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जहाँ हर रात उन्हें एक बेड के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। डेथ्स ऑफ डिस्पेयर, होपलेसनेस का टोल। ये चैप्टर नोबेल प्राइज विजेता एंगस डेटन और एन केस के रिसर्च पर रोशनी डालता है, जिन्होंने डेथ्स ऑफ डिस्पेयर यानी निराशा से हुई मौतों की कंसेप्ट दी। उनका रिसर्च बताता है कि अमेरिका में खासकर कम पढ़े लिखे वाइट लोगों में ड्रग्स, अल्कोहल और सुसाइड से होने वाली मौतों की दर बढ़ रही है।
ये निराशा आर्थिक इनसिक्योरिटी, सोशल सपोर्ट की कमी और होपलेसनेस की भावना से आती है। ये चैप्टर बताता है कि वाइट अमेरिकन्स में भी निराशा और होपलेसनेस की वजह से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, लेकिन ब्लैक अमेरिकन्स की तुलना में वाइट अमेरिकन्स को रेसिज्म के कारण होने वाले क्रॉनिक स्ट्रेस से नहीं जूझना पड़ता। रेसिज्म का असर वाइट कम्युनिटीज पर। लिंडा ये तर्क देती है कि नस्लवाद का ये हानिकारक प्रभाव वाइट कम्युनिटीज पर भी पड़ता है। हालांकि वाइट लोग डायरेक्टली रेसिज्म का शिकार नहीं होते, लेकिन ये सोसाइटी को इस तरह से डिवाइड कर देता है कि सभी को नुकसान होता है। ओपियोइड क्राइसिस। वाइट लोगों में ओपियोइड क्राइसिस तेजी से इसलिए फैला क्योंकि डॉक्टर्स ने उन्हें पेन टॉलरेंस के मिथ की वजह से ब्लैक लोगों की तुलना में ज्यादा पेन किलर्स दिए। लिमिटेड एम्पैथी। अमेरिका का समाज पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ज्यादा जोर देता है, इसलिए जब वाइट लोग किसी गरीबी या एडिक्शन से जूझते हैं तो समाज उन्हें लेस डिजर्विंग मानता है। ये उन लोगों की मदद करने में एक रुकावट पैदा करता है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम्स होप की एक किरण। चार्ल्सटन, वेस्ट वर्जीनिया में HIV के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसके जवाब में सोअर यानी कि सॉल्यूशंस ओरिएंटेड एडिक्शन रिस्पॉन्स जैसे वॉलंटियर ग्रुप्स ने सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम्स चलाए हैं। ये प्रोग्राम्स इंजेक्शन ड्रग यूजर्स को क्लीन सिरिंजेस देते हैं जिससे HIV और हेपेटाइटिस C के फैलाव को रोका जा सके। हालांकि शहर के मेयर ने इन प्रोग्राम्स को मिमी मॉल फॉर जंकीज कहा था, लेकिन इन प्रोग्राम्स ने ओवरडोज डेथ्स को रोकने में मदद की है। ये चैप्टर दिखाता है कि भले ही रेसिज्म ब्लैक अमेरिकन्स के लिए ज्यादा खतरनाक है, लेकिन इसका बुरा असर पूरे समाज पर पड़ता है। ये वाइट कम्युनिटीज में भी स्वास्थ्य समस्याओं और डेथ्स ऑफ डिस्पेयर को बढ़ाता है। मिसिसिपी में एक ब्लैक एंजल। ये चैप्टर सीडो स्टर्डेवैंट की कहानी से शुरू होता है, जो HIV एड्स के मरीजों के लिए एक मसीहा की तरह हैं। लिंडा विलारोजा बताती हैं कि 1986 में जब उन्हें एसेंस मैगजीन के लिए HIV एड्स पर आर्टिकल लिखने को कहा गया था, तो ज्यादातर जर्नलिस्ट्स ने ये असाइनमेंट ठुकरा दिया था क्योंकि उन्हें डर था। लिंडा ने अपनी रिपोर्टिंग में एक डाइंग मदर को देखा और उनका दिल दहल गया। 1996 में जब लाइफ सेविंग कॉकटेल ड्रग्स आए तो लगा कि ये बीमारी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये ब्लैक अमेरिकन्स के बीच तेजी से फैल गई। लिंडा 2016 में मिसिसिपी में अपनी रिपोर्ट के लिए गईं और वहां उनकी मुलाकात स्टर्डेवैंट से हुई। स्टर्डेवैंट खुद HIV पॉजिटिव थे और उन्होंने अपनी सारी जिंदगी जैक्सन के आसपास के इलाकों में उन लोगों की मदद करने में लगा दी कि जिन्हें मेडिकल सिस्टम ने छोड़ दिया था। वो अपने खराब कंडीशन की कार में अनपेव्ड रोड्स पर घूमकर मरीजों को HIV की दवाएं, खाना और काउंसलिंग पहुंचाते थे। उनके लिए वो सिर्फ एक मरीज नहीं बल्कि परिवार थे और लोग उन्हें मिस्टर सेड या डैड कहकर बुलाते थे। स्टर्डेवैंट एक कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की तरह काम करते थे। वे उन लोगों की मदद करते थे जो गरीबी, स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन की वजह से मेडिकल केयर से दूर थे। लिंडा यूथोपिया और चाइना जैसे देशों का उदाहरण देती हैं, जहां CHWs ने स्वास्थ्य में सुधार लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। सिस्टम में बदलाव की शुरुआत। ये चैप्टर बताता है कि सिर्फ ब्लैक अमेरिकन्स ही नहीं बल्कि मेडिकल स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी इस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करने लगे हैं। इम्प्लिसिट बायस ट्रेनिंग। कैलिफोर्निया जैसे राज्यों ने डॉक्टर्स के लिए इम्प्लिसिट बायस ट्रेनिंग जरूरी कर दिया है। ये ट्रेनिंग डॉक्टर्स को उनके अनकॉन्शियस बायसेस के बारे में जागरूक करती है ताकि वे मरीजों के साथ भेदभाव न करें। रिस्टोरेटिव जस्टिस। न्यू ऑर्लिन्स में टूरो इन्फर्मरी ने एक प्रोग्राम शुरू किया है जहां ब्लैक मदर्स मेडिकल स्टाफ के साथ अपने नेगेटिव अनुभवों को शेयर करती हैं। इस डायलॉग से हॉस्पिटल के स्टाफ को ये समझने में मदद मिली है कि उनका ट्रीटमेंट मरीजों को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। इस प्रोग्राम के जरिए हॉस्पिटल में ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी डिपार्टमेंट भी खोला गया है, जिससे सिमोन लैंड्रम जैसी मदर्स की मदद की जा सके। मेडिकल स्कूल रिफॉर्म्स। हार्वर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन जैसी मेडिकल स्कूल्स में स्टूडेंट्स ने रेसिज्म और बायस के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। उन्होंने ये भी मांग की है कि मेडिकल टेक्स्ट बुक्स और एल्गोरिदम्स में से उन रेसिस्ट थ्योरीज को हटाया जाए जो ब्लैक बॉडीज को वाइट बॉडीज से अलग बताते हैं। कंक्लूजन। उम्मीद और चुनौती। लिंडा कहती हैं कि ये सारी कोशिशें उम्मीद देती हैं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि रेसिज्म आसानी से हार नहीं मानता। ये अभी भी मेडिकल एजुकेशन और प्रैक्टिस में मौजूद है और इसे खत्म करने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। लिंडा का मानना है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ ब्लैक अमेरिकन्स का नहीं बल्कि पूरे अमेरिका का है और इसे तभी सुलझाया जा सकता है जब सभी मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाएं। जैसा कि डॉक्टर क्लाइड यान्सी ने कहा, कोविड-19 ने उस घाव पर से पट्टी हटा दी है और हमें कोई दूसरा विकल्प नहीं दिया इसके सिवाय कि इसे पूरी तरह से ठीक करें।